क्या था वहां पे 2⁻n। इसके अलावा सिमेट्रिकल एंड्स में दो फार्मूला था, इवन के लिए अलग था और ऑड के लिए अलग था। वहां पे इवन के लिए सिमेट्रिकल एंड्स विद इवन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, वो क्या था 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2-1, और n हर जगह क्या होता था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर जिसके अबाउट की GI शो कर रहा हो। वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को अभी? यस सर। चलो ठीक है फिर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड सिमेट्रिकल एंड्स विथ ऑड नंबर तुम लोग देख सकते हो कॉपी में। सिमेट्रिकल एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर था, वो क्या था 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2 ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर के लिए। और इसी फार्मूले पे बेस्ड हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन भी किया था पिछले लेक्चर में। अभी जो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे CH3 CH CH, इस टाइप को कंपाउंड आ रहा है CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो क्वेश्चन नोट करो पहले यहाँ पे, और उसके बाद सोचना है कि इसमें n का वैल्यू क्या है। दैट मीन ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना है। ज्योमेट्रिकल सेंटर निकल जाएगा तो फिर अपने आप आ जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दैट मीन्स पहले यहाँ पे n का वैल्यू बताना रहेगा कि n का वैल्यू क्या होगा। टू। देखते हैं यहाँ पे 2। देखोगे ध्यान से, मैंने जितना भी केस पढ़ा था सारे केस को देखना था यहाँ पे। ऐसा नहीं सिर्फ एक डबल बॉन्ड वाला केस देखना है। एक एग्जांपल हम लोग ये भी पढ़े हुए थे क्लास में केस 4th में कि GI अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड या ये सेचुरेटेड कार्बन और रिंग में, उसके बाद भी तो चेक करते थे हम लोग यहाँ पे। देखिए इस कंपाउंड के बारे में पूछा जाए, ये कंपाउंड भी क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाता है। और जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाता है तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। देखो पीछे पेज पर करके हम लोग स्टार्टिंग में केस 4 में पढ़े हुए थे कि GI अबाउट 2 सेचुरेटेड कार्बन इन अ रिंग। इस रिंग में ये भी sp3, ये भी sp3 सेचुरेटेड कार्बन आ रहा है। इसके अबाउट भी तो GI शो करेगा यहाँ पे, क्योंकि जब GI शो करे तो एक केस में दोनों CH3 को अपवर्ड रख सकते थे और एक केस में एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड, तो डिस्टेंस अलग अलग आ जाता है यहाँ पे। या फिर सिंपल सा तरीका चेक करेंगे, मैंने बताया था इस एंड पे भी क्या आ रहा है यहाँ पे H और एक CH3 टू डिफरेंट, और इस एंड पे भी एक H और एक CH3 टू डिफरेंट। दैट मीन्स इसके अबाउट भी GI शो करेगा यहाँ पे। ऐसा ही केस तो कुछ यहाँ पर भी आ रहा है, ये रिंग आ रहा है तो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप की तरह काम करेगा। यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे ये पूरे ग्रुप की तरह काम कर रहेगा, और यहाँ पे एक H अंडरस्टूड है और यहाँ पर भी एक H अंडरस्टूड, और ये पूरे ग्रुप की तरह काम करेगा। एक ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसके अबाउट भी GI शो कर रहा है, इसके अबाउट भी GI शो कर रहा है, वो दोनों तो क्लियर है। अब ये जो रिंग में सेचुरेटेड कार्बन आ रहा है इसके अबाउट भी तो GI शो करेगा यहाँ पे है। ये भी एक ओवरऑल दोनों मिलाकर के क्या होगा, एक ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है। n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाता है 3। ये बच्चे यहाँ पे जनरली मिस कर जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखोगे इस केस में n का जो वैल्यू वो क्या आ जाता है इस केस में 3। अब आगे देखना यहाँ पे, अब इस केस में जैसे n का वैल्यू 3 आ गया, अब चेक करना कि सिमेट्रिकल एंड्स या अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल के लिए देखेंगे यहाँ पे इधर भी CH3 आ रहा है इस एंड पे भी, और इस एंड पे भी क्या आ रहा है यहाँ पे CH3 आ रहा है। तो दोनों एंड्स पे CH3 दैट मींस सेम आ रहा है यहाँ पे है। n का वैल्यू 3, तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं सिमेट्रिकल एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब तो निकाल सकते हो यहाँ पे है 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2। देखते हैं इसमें कुछ, अब तो निकालो सही इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे। फार्मूले पे 3 पुट करना था यहाँ पे, n का वैल्यू लास्ट वाला फार्मूला था इसमें सिमेट्रिकल एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर 3 आ रहा है यहाँ पे n का वैल्यू। ये टोटल फार्म निकालो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है रिजल्ट, फाइनल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 6।
इतना तो आप निकाल सकते हो, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए। यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3 - 1 + 2, 3 - 1/2, 3 - 1/2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2⁻², 4 आ जाता है, और यहाँ पे 2⁻1, ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 6। तो मैं पहले भी किए हुए थे, तो यहाँ पे अप्लाई तो कर पाएंगे, बट ये ध्यान से देखना है कि इसके अबाउट रिंग में भी चेक करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डबल बॉन्ड के अबाउट, तो रिंग में भी चेक करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ तक तो हम लोग फार्मूले से कर पा रहे थे, अब कुछ इस टाइप का अगर एग्जाम्पल हो यहाँ पे, सिर्फ रिंग का केस हो यहाँ पे इस टाइप से, Cl, यहाँ भी एक Cl आ रहा हो, एक Cl आ रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले चेक करना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करके बताना है लास्ट वाले कंपाउंड में। बताओ यस या नो में बताओ इसमें कि लास्ट वाला जो कंपाउंड है वो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सही है, कर पाएगा, इसमें सही है सब लोगों का आंसर। वो क्या होगा, कर पाएगा वहां पे। अब इसमें जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है, अब इसमें चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आएगा यहाँ पे। तो रिंग वाले केस में जो फार्मूला हम लोग लिखे थे वो अप्लीकेबल नहीं हो पाता वहां पे। ठीक, एग्जाम्पल और मैं लिख लूँ यहाँ पे इस केस में, तो दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो, Cl हो, Cl और OH, इस दोनों में निकालना एक नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इस केस में देखोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके अबाउट भी GI शो करेगा, इसके अबाउट भी, तो GI तो शो कर रहा है। अब इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करते हैं, दूसरा फॉर्म जब आएगा ओवरऑल, यहाँ पे कैसे ड्रॉ करते हैं इस केस में, कि एक केस में क्या कर सकते हैं, जो तीनों Cl है यहाँ पे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा, फार्मूले से हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। यहाँ पे जो 3 Cl है, इसको सोचोगे यहाँ पे कि जो तीनों Cl है, इसको क्या कर सकते हैं, कितने डिफरेंट ओरिएंटेशन बना सकते हैं। डिफिनेशन क्या था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, स्टीरियोआइसोमर्स का, कि सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट या स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप। यहाँ पे जो तीनों Cl है, sp3 है, तो टेट्राहेड्रल फिगर, तो इसको हम लोग तीनों को एक में क्या करना है, वेज पे रख लोगे। मैंने पहले भी वेज और डैश बताया हुआ था। ये क्या हुआ यहाँ पे Cl, ये किस पोजीशन पे आ रहा है, वेज पे, इसको डार्क भी किया जाता है या इसी टाइप से छोड़ दिया जाता है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे है, वेज पे। अब देखोगे इसमें तीनों को वेज पे रखो, या कोई अगर ऐसा सोच रहे हो सर तीनों को डाइस पे अगर रखें, यहाँ पे ध्यान से देखना यहाँ पे, कि तीनों को अगर क्या करें यहाँ पे डाइस पे, Cl Cl, तो ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, ये सोच के बताना है यहाँ पे कि दोनों स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है। सेम है। सही है, बिल्कुल। ये Same. क्या सही है, सब लोगों का सेम, क्योंकि अगर इस तीनों वेज का मतलब क्या है कि अपवर्ड, अपवर्ड अगर सामने से देखोगे तो ये लगेगा अपवर्ड, अब अगर बोर्ड के पीछे जाके देखोगे इसमें तो यही फिर लगेगा कि यही आ रहा है, यहाँ पे दोनों सेम है, बट अलग अलग तरीके से देखोगे तो दोनों सेम ही लगेगा, तो ये दोनों सेम है। और जब दोनों सेम ही है, जब इसको ले लिए तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको नहीं लेना था, यहाँ पे मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। इसमें समझाने के लिए बताया था कि ये इसको लो या इसको लो, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, एक तो ये फॉर्म आ गया। अब ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, कि दो Cl को तो वेज पे रखो यहाँ पे, Cl और ये Cl को, अब एक को डैश पे ले आता है यहाँ पे। अब इसमें तीनों Cl अपवर्ड था, तो ये Cl का जो डिस्टेंस था वो अपवर्ड रहेगा, कुछ d1 होगा। अब इसमें एक Cl अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड चला गया बिलो द प्लेन, दैट मीन्स इसका जो इस Cl का जो और इस Cl का डिस्टेंस होगा वो अलग होगा, क्योंकि एक एबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, जबकि इसमें दोनों एबव द प्लेन है, कि डिस्टेंस d1 और ये Cl डिस्टेंस अलग होगा d2, दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, क्योंकि डिफरेंट ओरिएंटेशन आ रहा है। एक तो ये आ गया, और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अब इसको भी ऐसे सोचोगे यहाँ पे, तो ये दोनों अलग है। एक केस में ऐसा सोच सकते हो, इस केस में कि दो को
डाइस पे रख लिया जाए यहाँ पे है, और एक को वेज पे। अब इसमें देखने कि ये दोनों जो लास्ट का स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम है या डिफरेंट है, लास्ट वाला दोनों। सेम है वो भी, सेम। सही है। सेम क्यों यहाँ पे, क्योंकि दोनों जो सीएल है इसमें ये अपवर्ड है और ये क्या है, डाउनवर्ड है। या फिर इसी को अगर पीछे साइड से देखोगे तो ये सीएल और सीएल क्या आ रहा है यहाँ पे है, जो आ रहा है ये डाइस पे है, दैट मीन्स बिलो द प्लेन और ये एबव द प्लेन, तो ये फिर इसी टाइप से दिखेगा यहाँ पे। फ्रंट से देखोगे और बैक साइड से देखोगे ये दोनों एक दूसरे का एक ही जैसा दिखेगा दोनों। इसको फ्रंट से देखो तो इस टाइप से दिखेगा, इसी को बैक साइड से देखोगे इस टाइप का दिखेगा यहाँ पे। दैट मीन्स ये दोनों भी सेम है यहाँ पे, किसी एक को ही ड्रॉ करना था यहाँ पर। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे सोचना पड़ता है, इसलिए कोई फार्मूला अप्लीकेबल नहीं हो पाता है यहाँ पे। दैट मीन्स एक को मैंने इरेज कर दिया है। अब इसमें कोई और पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे, वो कैसे सोचेंगे कि तीनों को मैंने वेज पे रखा, किसी दो को वेज पे और एक को डाइस पे, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे अगर कि किसी दो को डाइस पे और एक को वेज पे, वो मैंने रखा था वो सेम ही आ रहा है। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, दो ही आ पाता है इस कंपाउंड का। और वो दो कौन सा होगा मैंने ड्रॉ करके बताइए, दोनों ही रहता है यहाँ पे। क्योंकि इसके अलावा कोई और भी अगर ड्रॉ करने का कोशिश करोगे इसी से रिपीट कर जाता है वो, इसका नंबर क्या रहेगा, दो ही रहता है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो बहुत ही सिंपल सा पूछा जाता है, जो कि ड्रॉ कर सकते हो इजिली। बाकी फार्मूले वाले पे तो फार्मूला बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पर। इसमें देखना यहाँ पे किसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आएगा लास्ट वाले में। सोचने का तरीका क्या है, देख मैंने पहले बताया था कि इसमें भी तीनों को क्या रखो, वेज पे। खुद से ड्रॉ करना शुरू करो तुम लोग। मैं भी साथ में ड्रॉ करता हूँ, तुम लोग भी ड्रॉ करो। सबसे पहला तरीका है कि तीनों को वेज पे रख लो, या तीनों को डैश से स्टार्ट कर सकते हो, मैं वेज से स्टार्ट कर रहा हूँ, कहीं भी रखो। अब क्या करो, किसी एक को डैश पे ले जाना है यहाँ पर, तो क्या रहेगा, वेज को ही डैश पे ले जाओ इसमें। वेज, सीएल, और ये सीएल। और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें यहाँ पे, तो OH डाइस पे गया है। अब किसी एक सीएल को डाइस पे ले जा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये OH और इस सीएल का डिस्टेंस दोनों अपवर्ड है, और इसमें ये OH एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड। इस दोनों का डिस्टेंस OH और सीएल के बीच का अलग अलग आ जाएगा यहाँ पे। 3D में सोचना था। एक और अभी यहाँ पे सीएल का जो डिस्टेंस यहाँ पर है वो भी D1, और ये भी सीएल जो सेकंड स्ट्रक्चर में है वो भी D1 ही रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा, दोनों अपवर्ड है ये सीएल के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अब किसी एक सीएल को ले चले जाएंगे हम लोग डाइस पे, तो ये OH, सीएल, और यहाँ पे है OH, सॉरी सीएल। अब यहाँ पे ये सीएल का भी जो डिस्टेंस है वो अलग आ जाएगा इस दोनों के कंपेरिजन में यहाँ पे। तो ये तीनों एक दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसके बीच में जो रिलेशन होगा। और भी अगर कुछ ड्रॉ करने का कोशिश करते हो तो अगर कुछ एक्स्ट्रा ड्रॉ किया तो वो भी बता सकते हो अभी, बट वो क्या रहेगा, सेम ही आ जाएगा फिर वहां पे। देखिए इसमें दो को वेज पे एक को डैश पे, अब इसमें इस दोनों को डैश पर इसको वेज पे रखते तो वो सेम रहेगा वहां पे। इसमें जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा वो क्या रहेगा, इसमें तीन ही आ पाएगा यहाँ पे। या किन्हीं का और कुछ आ रहा है तो वो बता सकते हो कि सर इसको वेज पे और इसको डैश पे रख के अगर करें तो वो, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो वो सेम आ रहा हो, क्रॉस चेक करो एक बार। तो तुम लोगों में ज्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही रहता है जो कि इजिली हो जाएगा, और बाकी अगर आता भी है इसी टाइप का कुछ इजी क्वेश्चन आता है जिसमें कि दो तीन तक आ रहा हो। चलो ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे बेस्ड, इसके क्वेश्चन भी कर सकते हो अब यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें
ये हम लोग देख रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पार्ट होता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। और कुछ लोग लेट से ज्वाइन करते हो तो कोशिश करो कि टाइम से ज्वाइन करें, क्योंकि अगर कुछ टॉपिक निकल जाता है तो फिर तुम्हारा मिस हुआ तो उसमें फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर 10 मिनट लेट से ज्वाइन करते हो उसका कुछ एक्स्ट्रा ये रहेगा। तो स्टार्टिंग कोशिश करो कि टाइम से ज्वाइन कर लें, तभी जो भी स्टार्टिंग में भी पढ़े हैं तो फिर अच्छे से मतलब कवर हो पाएगा वो। ऐसा नहीं कि बीच में ज्वाइन किए फिर आधे घंटे ज्वाइन किए फिर ये डिस्कनेक्ट हो गए। दैट मीन जो भी अगर एक दो टॉपिक समझ में नहीं भी आ रहा है, टॉपिक मतलब कोई एग्जाम्पल, तो उसको वहाँ पे क्लास में रिपीट करना है। मैं क्लास के लास्ट में मैं बताता भी हूँ, कोई डाउट हो तो पूछोगे। तो जो भी दिक्कत है अगर तो पूछोगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस बीच में कनेक्ट हुए अपने मन से डिस्कनेक्ट हो गए। तो प्रॉपर पूरा क्लास अटेंड करोगे सब लोग। ऐसा नहीं कि कुछ लोग लास्ट में भी 5-10 मिनट पहले ही डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लास्ट तक जैसे कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ता तो उसी तरीके से यहाँ भी करना है, क्योंकि ठीक है वहाँ पे कोई देखने वाले नहीं है कि कब निकले, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं। ऑफलाइन क्लास में होता है कि चलो बैठे हुए हैं कुछ देख रहे हैं वहाँ पे, तो लास्ट टाइम तक देखते भी रहोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा तुम्हें वहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल दैट मीन्स इस लास्ट वाले की बात कर रहे हो। बताओ जिनका जो अनम्यूट करके बता सकते हो तो ठीक है। ओके, इस एग्जाम्पल की सेकंड की यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी साइक्लिक वाला अगर आ रहा है कंपाउंड और उसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना है, फिर हम लोग वहां पे इसी तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ यहाँ पे किसको कैसे करते हैं यहाँ पे, और भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें अगर मैं पहले इसकी बात कर लूँ, इसमें 3-3 सीएल है। तो तीनों सीएल का हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, डिफरेंट ओरिएंटेशन बनाना है। अगर डेफिनेशन याद हो स्टीरियोआइसोमेरिज्म का, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट ओरिएंटेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पेस में जो ओरिएंटेशन हो वो डिफरेंट हो। इसमें क्या कर रहे हैं, तीनों सीएल को वेज पे रख रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, 2 को वेज पे रखा और 1 को डैश पे ले गए। इससे हो क्या रहा बेनिफिट, मुझे डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल पा रहा है। यहाँ पे ये सीएल और इस सीएल के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों अपवर्ड है, तो डिस्टेंस क्या होगा d1। और यहाँ पे ये सीएल और ये सीएल एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड चला गया, 3D में सोचना है। इसका डिस्टेंस d2। ये डिस्टेंस कभी भी इक्वल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आ रहा है यहाँ पे। ये दोनों एक दूसरे का क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो पाता है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में n का वैल्यू 3 कैसे आया। एक तो ये तो क्लियर है कि ये डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो करता है, एक ही डबल बॉन्ड के अबाउट GI शो करता है। मैंने अलग से मेंशन करके बताया था कि अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे है, इसके अबाउट भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है यहाँ पे। इसके अबाउट भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास में बताया हुआ था कि एक ये CH3 है और यहाँ पे क्या होता है, एक अंडरस्टूड है कि एक H है। तो केस 4 को एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे, हम लोग जो पढ़े थे GI अबाउट सेचुरेटेड कार्बन इन अ रिंग। किसी भी 2 सेचुरेटेड कार्बन के अबाउट रिंग में हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे कि एडजेसेंट भी हो सकता है, नॉन एडजेसेंट भी हो सकता है। ये H और ये CH3 2 डिफरेंट यहाँ पे, यहाँ पे CH3 और H यहाँ पे 2 डिफरेंट मिल पा रहा है। इसके अबाउट भी GI शो करता है यहाँ पे। यहाँ से भी 2 फॉर्म मिलेगा। कौन सा 2 फॉर्म मिलता है यहाँ पे, एक केस में जो दोनों CH3 है उसको वेज पे रख लेते हैं, दोनों CH3 को, और एक केस में दोनों CH3 एक को वेज पे और एक को डाइस पे CH3 को। तो ये भी 2 डिफरेंट फॉर्म यहाँ पर भी मिल रहा है। दैट मीन इसके अबाउट भी GI शो कर रहा है यहाँ पे, और इसके अबाउट भी GI शो कर रहा है, तो वो भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। एक ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक ये तो था ही, एक ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर आ जाता है यहाँ पे। इसके अबाउट भी GI शो करता है। इनका वैल्यू 3 होगा यहाँ पर। क्लियर है अब सलोनी तुम्हारा है? सर अगर सेकंड एग्जांपल में दोनों सीएल पे डैशेस लगाए तो 2 CL पे डैश लगा है,
लगा दो, जो भी डॉट डिसाइड बताओगे इसमें यहाँ पे, देखिए ये 2 पे डैश लगा दो, इसमें किसी 2 पे लगा दो। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और एक को कर रहे हो वेज पे रखने के लिए। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है मैंने ड्रॉ करके बताया भी था, ये दोनों सेम ही है यहाँ पे। जब बोर्ड के सामने से देखोगे तो ये दोनों Cl कैसा दिखेगा तुम्हें, फ्रंट में अपवर्ड। अब बोर्ड के पीछे देखोगे, वहां पे बोर्ड के पीछे साइड से तो यही दोनों Cl अब तुम्हें अपवर्ड दिखाई देगा। फ्रंट से देखो तो ये दोनों Cl अपवर्ड दिखेगा, और फ्रंट से देखो तो ये दोनों बैक साइड से दिखेगा। बट बोर्ड के पीछे जाकर के 3D में सोचोगे तो यही दोनों Cl क्या दिखेगा तुम्हें, अपवर्ड, इसी के जैसा दिखेगा ये। इसको जब सामने से देखोगे तो इस टाइप का दिखेगा, इसी को बैक साइड से देखोगे तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर भी इसी टाइप से दिखेगा। तो ये दोनों सेम है यहाँ पे, तो 3D में जाकर के सोचना था यहाँ पे। चलो ठीक है, और कोई डाउट हो यहाँ पे इसमें? स्टार्टिंग में मैंने एक बात बताया भी था कि तुम लोगों में मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फार्मूला बेस्ड है। अगर एक दो क्वेश्चन आता है इस टाइप से सोच सकते हो वहां पे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आता है, जो कि मैंने 5-6 एग्जाम्पल भी कराया था फार्मूला बेस्ड वाले पे। हाँ, एक और है, अगर तुम लोगों को मॉड्यूल नहीं मिला है, कल ही पाठक सर से बात हो रही थी, तो तुम लोगों को रेजो सर ऐप से ही अभी तत्काल कर पाओगे। स्पेशली अभी अगर ये 10 दिन अगर सेंटर पे नहीं विजिट कर पा रहे हो तुम लोग, सेंटर पे ऑलरेडी मॉड्यूल रखा गया है, बट अभी रेजो सर ऐप पे जो मॉड्यूल है वहां पे उससे कर पाओगे तुम लोग। तो पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, दैट मीन्स एक्सरसाइज 1 का 2 सेक्शन कर सकते हो, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो वहां से कर लो अभी। बाकी अगर सेंटर पे विजिट कर पाओगे तो वहां पर जाके ले सकते हो हार्ड कॉपी भी। चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो सिंपल सा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ 3D में सोचना रहता है। ये भी सिंपल है, बट 3D व्यू जिनका इजीली सोच पाओगे 3D में, वो फिर और इसको अच्छे से समझ पाओगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब इस पे आते हैं, बट इसमें कुछ टर्म रहता है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल में ये होता क्या है, उससे पहले कुछ टर्म रहता है उसको जानना है। तो सबसे पहला टर्म रहता है यहाँ पे कायरल कार्बन। ऐसा कुछ बायो में बायोमोलिकुल्स में नेम सुने भी हो गए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म आता है कायरल कार्बन। अब देखने की कायरल कार्बन क्या रहता है, यहाँ पे ध्यान से देखना इस केस में, बहुत ही सिंपल सा है। A carbon atom which is bonded with which is bonded with which is bonded with 4 different atoms or group, 4 different atoms or group, atoms or group is called chiral carbon। इसको क्या रीड करोगे, कायरल कार्बन, इज कॉल्ड कायरल कार्बन। तो जिस भी कार्बन को कायरल कार्बन चेक करना है कि कायरल है या नहीं वो कार्बन, उसमें क्या चेक करेंगे, वो कार्बन क्या हो, 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से बॉन्डेड हो, कनेक्टेड हो उससे, तो वो कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का एक नेम और भी रहता है असिमेट्रिक कार्बन। मैं नीचे लिख देता हूँ, कायरल कार्बन इज आल्सो कॉल्ड, chiral carbon is also called asymmetric carbon, asymmetric carbon। तो कायरल कार्बन का दूसरा नेम क्या रहता है, असिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कायरल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाय
स्टार, वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, स्टार, जो भी कायरल कार्बन होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पे, CH3 CH CH2 CH3 CH3। अब इस कंपाउंड में देखना कि कोई कायरल कार्बन है या नहीं है। तो जितना भी कार्बन है, देख लोगे ध्यान से पहले एक दो एग्जाम्पल। तो इस कार्बन में जितना भी, इस कंपाउंड में जितना भी कार्बन है, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से तो तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है। चाहिए मुझे क्या, जिस भी कार्बन को कायरल चेक करना है, अगर कोई कायरल कार्बन है, उस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप बॉन्डेड हो, उससे कनेक्टेड हो। इस कार्बन से तो यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है, वो तो तीनों हाइड्रोजन सेम ही है, तो वो कायरल नहीं हो पाएगा कार्बन ये। इस कार्बन की बात करें तो ये भी कार्बन कायरल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो CH3 है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, एक इथाइल कनेक्टेड है, बट एक इधर भी मिथाइल कनेक्टेड है इस कार्बन से, बीच वाले कार्बन, और ये भी मिथाइल है, तो ये भी कार्बन कायरल नहीं हो पाएगा। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से भी तीन तीन हाइड्रोजन अटैच है, तो वो भी कायरल नहीं हो पाएगा। CH2 वाले कार्बन की बात करें तो यहाँ भी कार्बन के साथ साथ दो दो हाइड्रोजन अटैच है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम हो गया, तो भी कायरल नहीं हो पाएगा, और ये भी कार्बन कायरल नहीं हो पाएगा। इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो C स्टार इजिकल टू 0। अब एक एग्जाम्पल इस टाइप से आ जाए, यहाँ पे है CH3C CH2 CH3H और Cl। अब इसमें देखना कि कोई कायरल सेंटर है या नहीं है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो CH3 है, यहाँ पर तो कायरल कार्बन नहीं है वो, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन है। इस CH2 की बात करें तो ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन सेम टाइप का अटैच है। यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन जो कि सेम टाइप का अटैच है। बट इस कार्बन की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो हर एक कार्बन पे जाकर के चेक करना पड़ेगा वो कायरल है या नहीं। इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, बीच वाले पे, इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक क्लोरीन कनेक्टेड है, और इस कार्बन से एक इथाइल ग्रुप भी कनेक्टेड है यहाँ पे। दैट मीन्स इस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये कैसा कार्बन होगा, कायरल कार्बन। तो यहीं पे स्टार लगा देंगे, या अलग से लिख सकते हो कि C स्टार इजिकल टू 1। इसको नोट डाउन करो, कुछ तो क्लियर होगा कि कैसे चेक करते हैं। तो जिस भी कार्बन को कायरल चेक करना है, उसमें देखना है कि उस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप बॉन्डेड हो, कनेक्टेड हो वहां पे, तो फिर वो कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम लोग, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें खुद से सोच के बताना है कि C स्टार कितना है, कायरल सेंटर कितना है इसमें, कायरल कार्बन। बताओ, सोच के बताओ, बहुत ही आसान सा पार्ट है। सब लोग बता सकते हो इसमें, सही है सब लोगों का। वो क्या रहेगा इसमें, 1। सही है सब लोगों का, सही है इसमें। 4-5 लोग बता रहे हो आंसर, सब लोगों का सही है। अब इसमें करना क्या था, यहाँ पे है जिस भी कार्बन को कायरल चेक करना था, यहाँ पे किस कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ तो तीन तीन H कनेक्टेड है यहाँ पे, तो ये कायरल नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो खुद से दिखेगा तुम्हें कि किससे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप बॉन्डेड है, तो ये भी नहीं रहेगा। यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन आ गया, तीन तीन हाइड्रोजन आ गया, ये सब नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ये कार्बन हो पाएगा, क्योंकि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक मिथाइल कनेक्टेड है, एक इथाइल कनेक्टेड है, और एक नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप कनेक्टेड है यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे कि सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन का यूज करके, इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और वो भी क्या आ रहा है यहाँ पे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कैसा आ रहा है यहाँ पे, है ओपन चेन। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि ओपन चेन सेचुरेटेड कार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यूज करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, जिससे कि वो वहां पे एक कायरल सेंटर जनरेट कर सके। इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से समझने के लिए
तो देखोगे CH3 CH2। उस क्वेश्चन पे आते हैं फिर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, CH2 CH3 CH2 CH3। इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितना यहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अब लास्ट वाले एग्जांपल में कोई कायरल सेंटर है या नहीं है, कोई कायरल कार्बन है या नहीं है? तो लास्ट वाले में कोई कायरल कार्बन नहीं है यहाँ पे, सही है। इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है वहां पे, क्योंकि इसमें इस कार्बन की अगर मेनली इस कार्बन को चेक करते तो यहाँ पे तो इथाइल और इथाइल आ गया। यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, C*=0। तो जब 6 कार्बन तक भी अगर ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें टोटल कार्बन क्या था 6, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं आ रहा था। बट जैसे एक कार्बन और इंक्रीज कर दिए, जो कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक मिथाइल और एक इथाइल, ये तो सेम था। बट इस इथाइल को ना लेकर के यहाँ पे नॉर्मल प्रोफाइल ले लिया गया, एक कार्बन और इंक्रीज कर दिया गया। और जैसे एक कार्बन इंक्रीज कर दिया तो टोटल कार्बन क्या हो गया यहाँ पे 7, और 7 कार्बन हो गया। तो अब ये कायरल सेंटर जनरेट कर पा रहा है, एक कायरल सेंटर यहाँ पे बन पा रहा है, C*=1। तो ओपन चेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का यूज करते हुए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 होगा तो फिर एक कायरल सेंटर जनरेट कर पाता है। ऐसा अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाए उसमें सोच सकते हो। और इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास क्या रहेगा, मोलिकुलर वेट क्या होगा? इस थर्ड एग्जांपल का मैं नंबरिंग भी अगर कर दूं यहाँ पे, तो थर्ड एग्जांपल का मोलिकुलर मास क्या होगा, मोलिकुलर वेट? तो अच्छा सा आएगा, सोच के बताओ इसमें। तो कार्बन कितना आ रहा है 7, तो 12 into 7 कैलकुलेशन कर सकता है यहाँ पे। 86 नहीं, 7 तो कार्बन ही आ गया, तो 12 into 7, और हाइड्रोजन भी तो है। 84 तो कार्बन का आ गया, और हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन का भी तो काउंट करोगे वहां पे। 100 सही है बिल्कुल। इसका मोलिकुलर मास क्या है, सब लोगों का सही आ रहा है अब, 100। एक यही क्वेश्चन पूछा गया था ओवरऑल, तो उसका मोलिकुलर मास क्या रहा था उस कंपाउंड का, तो क्या 100। चलो ये तो हम लोग ओपन चेन में देख रहे थे, यहाँ पे इस टाइप से है। अब कुछ एग्जांपल और देखें यहाँ पे, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर अभी। नेक्स्ट है इसमें Cl 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 कोई भी कंपाउंड हो सकता है उसमें, अगर कैरल सेंटर चेक करना है इसमें चेक करोगे। इसमें कैरल सेंटर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं CH3 लिख देता हूँ। इसमें बताना है C*=2, चेक करो वहां पे क्या होगा। चेक करता तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ यहाँ पे। Cl Cl, तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पे 5। सही है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी चेक नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि जिस भी कार्बन को कायरल चेक कर रहे हैं, सही है सब लोगों का। अब यहाँ पे क्या रहेगा CH3 CH2, यहाँ पे तो इस कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वो तो कायरल सेंटर नहीं हो पाएगा। फिर मेनली यहाँ पे चेक करना था। और जिस भी कायरल सेंटर को चेक करना है, देखते हैं नीचे का क्या होगा, पहले इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस कार्बन को अगर चेक करते हैं यहाँ पे इस कार्बन से क्या कनेक्टेड है, एक Cl कनेक्टेड है, एक अंडरस्टूड है कि एक Hb होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्म है ये, एक Hb आ रहा है यहाँ पे अंडरस्टूड है, एक H मिल गया इस कार्बन के लिए।
जिस भी कार्बन को चेक करना है कैरल, तो पहले उसके ऑल प्रोबेबिलिटी को चेक कर लेना है। इस कार्बन के लिए एक H है, एक क्लोरीन मिल गया और एक इथाइल मिल गया इधर CH2CH3। और इस कार्बन के लिए ये पूरे ग्रुप की तरह काम करेगा। एक इथाइल ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। दैट मीन्स ये भी एक कायरल कार्बन आ रहा है। 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप इस कार्बन को मिल पा रहा है वहां पे। सिमिलरली जैसे उसके लिए चेक कर रहे थे हम लोग वहां पे, उसी तरीके से अगर चेक किया जाए यहाँ पे, ये भी कार्बन क्या होगा, कायरल हो पाएगा, क्योंकि एक Cl है, एक H है, 2 डिफरेंट तो मिल गया। अब एक ये पूरा ग्रुप की तरह काम करेगा और एक ये पूरा ग्रुप की तरह काम करेगा वहां पे। देखते हैं आगे क्या होगा, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये भी एक कायरल सेंटर हो गया। सिमिलरली एक ये भी कायरल सेंटर होगा, क्योंकि एक Cl है, एक H है, एक ये पूरा ग्रुप और एक ये पूरा ग्रुप। ये भी कायरल सेंटर है। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है यहाँ पर। सिमिलरली ये भी एक कायरल सेंटर होगा और ये भी एक कायरल सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक इथाइल ग्रुप है CH2CH2 और एक ये पूरा ग्रुप। ये भी कायरल सेंटर है। जो भी कायरल सेंटर है वहां पे सिंपली स्टार लगा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो क्या जा रहा है यहाँ पे, C स्टार इक्वल टू 5। क्लियर होना चाहिए अब इस टाइप से सबको। तो मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5th एग्जाम्पल ले लूँ और भी क्लियर रहेगा बताने में। 6 7 8। अब इस रिंग वाले में देखना है, ओपन चेन में तुम लोग चेक कर ले कैसे पता करना है। अब रिंग वाले में चेक करोगे यहाँ पे, तो रिंग वाले में कायरल सेंटर चेक करने के लिए यहाँ भी सेम काम करना है। फिर बाकी तो यहाँ पे क्या है, H और H है, दो दो H है। जब एक कार्बन पे 2 H आ गया तो दो तो सेम हो गया, वो नहीं हो पाएगा। कंडीशन क्या है कि 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप हो। आप देखने के अगर एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप है, कार्बन अगर 4 बॉन्ड से बॉन्डेड है वहां पे, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वहां पे, sp3। तो कायरल कार्बन जब हम लोग चेक करते हैं, वी सी कायरल सेंटर ओनली एट sp3 कार्बन। कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा हो, इस टाइप लिख सकते हो वहां पर। और वो ऑब्वियस है, उसको अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp3 कार्बन ही होगा। वहीं पे हम लोग कायरल सेंटर चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आते हैं, जहां पर भी जो भी कायरल सेंटर आ रहा है, कायरल कार्बन आ रहा है, तो वो सब sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इसमें चेक करें यहाँ पे C स्टार इक्वल टू, इस केस में चेक करोगे यहाँ पे, बाकी तो CH2 है, तो मेनली इस कार्बन पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या एक H है, इस कार्बन पे हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे, एक H, एक क्लोरीन। अब इस कार्बन पे जैसे इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या है, CH2 है। इसके नीचे आएंगे यहाँ पे तो ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, CHCl। पहले हम लोग इस कार्बन के लिए चेक कर रहे हैं, एक H, एक Cl, एक CH2। जैसे इधर आए तो CH2 और नीचे आ रहे हैं तो CHCl। ये CH2 और ये CHCl दोनों डिफरेंट है। दैट मीन्स इस कार्बन को सॉरी, यहाँ पे अभी सिर्फ C स्टार लिखना था, यहाँ पे है वो तो जीरो आएगा, क्या आएगा तो चेक करेंगे वहां पे। जीरो नहीं आएगा इस केस में। एक ये कायरल सेंटर आ गया। और सिमिलरली इसको जब चेक करेंगे तो ये भी कायरल सेंटर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी एक H है, एक क्लोरीन है, और ऊपर जब जाएंगे इसके लिए CHCl और नीचे आएंगे तो CH2। यहाँ पे जो दो दो कायरल सेंटर आ रहा है, C स्टार इक्वल टू 2। नीचे वाले में चेक कर लोगे अब यहाँ पे, इसको भी सेम तरीके से चेक करेंगे। तो इस कार्बन की बात करता है यहाँ पे, तो ये क्या रहा है केस में, CH3। ये कुछ नहीं दिया गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, CH3 है। ये यहाँ पे इस कार्बन से क्या अटैच है, एक H भी है यहाँ पे, एक H और एक CH3। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस दोनों एग्जांपल को, यहाँ पे जैसे नीचे आओगे, ये क्या यहाँ पे CH2, इधर भी CH2, बट और भी आगे जाना है। यहाँ पर भी एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इस केस में, जैसा कि मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कुछ बताया हुआ था। इधर क्या आता है, CH2 CH2, जबकि यहाँ पे क्या आ गया, CH2 CHCl। ये CH2 CHCl आ रहा है, ये CH2 CH2, ये CH2 CHCl। ये दोनों डिफरेंट आ गए यहाँ पे। और ये दोनों अगर डिफरेंट है तो
दो डिफरेंट मिथाइल डिफरेंट हाइड्रोजन डिफरेंट, ये भी कायरल सेंटर आ रहा है यहाँ पे। और सिमिलरली इस कार्बन के चेक करो तो यहाँ पे भी एक H, एक क्लोरीन, इधर से आते तो CH2 CH3 और इधर CH2 CH2, ये भी कायरल सेंटर है यहाँ पे। C स्टार इजकल टू 2। यहाँ पर जिस भी कार्बन को कायरल चेक करना है उसके पहले ऑल पॉसिबिलिटी को चेक कर लेना है कि उससे 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड है या नहीं, वो कायरल सेंटर हो गया, फिर दूसरे को जाके चेक करना है। लास्ट वाले में बताओ 8 में कोई कायरल सेंटर है या नहीं है यहाँ पर। चेक करते हैं वहां पर हम लोग अभी। अब लास्ट वाले में क्या यहाँ पे है कि ये जो Cl आ रहा है यहाँ पे है, एक तो Cl मिल गया इस कार्बन की बात करें, और एक क्या यहाँ पे H, एक H और एक Cl, बट दो डिफरेंट तो मिला, बट इससे जैसे इधर आएंगे तो ये भी CH2 ये भी CH2, और नीचे जाएंगे ये भी CH2 और ये भी CH2, और नीचे गए तो जितने डिस्टेंस पे दो कार्बन के बाद ये आ रहा है, दो कार्बन के बाद यहाँ पर भी ये आ रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा इस केस में CHCl, और CHCl अगर आ रहा है इस केस में यहाँ पे है तो इधर से भी दो कार्बन के बाद इधर से भी दो कार्बन के बाद जब सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में इक्वल आ गया यहाँ पे, और ये पार्ट और ये पार्ट अगर सेम आ गया यहाँ पे है, डेट मीन्स ये कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हो पाएगा यहाँ। और सिमिलरली नीचे वाले में भी कोई कायरल सेंटर नहीं हो पाएगा। इसमें जो होता है C स्टार इजकल टू 0, सही है। इसमें वो क्या रहेगा C स्टार इजकल टू 0। तो सोचने का तरीका क्या था, ये जो दोनों मैंने स्टार लगाया इसका अलग से, स्पेशली ये लास्ट एग्जांपल यहाँ पे जो 8 वाला था, इसमें ध्यान से सोचना था। यहाँ पर ये दोनों पार्ट सेम आ जा रहा है जिसके चलते कोई कायरल सेंटर नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। तो कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी में। तो किसी भी एग्जांपल में अगर समझने में दिक्कत हो कि कुछ डाउट आ रहा है सर इसको कैसे हो, ये कैसे हुआ, तो वहां पे पूछ पाओगे फिर इजीली। ऐसा नहीं कि कुछ डाउट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जैसे ऑफलाइन क्लास में करता हूँ उसी तरीके से यहाँ भी पूछना है। नेक्स्ट है इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। CL Br और Br, इसमें चेक करके बताना है क्या मिलेगा वहां पे। नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना आ रहा है वहां पे। नेक्स्ट है इसमें एक और एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ पे सही आ रहा है उसमें वहां पे 0। इसमें कहीं से भी इस कार्बन पे भी बात करते हैं तो CL दोनों सेम, यहाँ पर भी CH2 H और H सेम, इसमें क्या रहेगा C स्टार इक्वल टू 0, सही है बिल्कुल। CH3 CHOH CHOH C2H5, इसमें बताना है कायरल सेंटर कितना आ रहा है यहाँ पर। कोई भी एग्जांपल हो यहाँ पे, कुछ भी रटना नहीं, बस सोचना है, रूल जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी उसी से। तो देखते हैं कुछ लोगों का आंसर आ रहे हैं। इस केस में चेक करते हैं यहाँ पे, चलो देख लोगे, बहुत सारे आंसर दे रहे हो, इसमें देखना यहाँ पे कि चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में, ये तो कैरल सेंटर होने से रहा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गया। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में क्या अटैच है, एक H है, एक OH ग्रुप है, एक मिथाइल है, और एक ये पूरा ग्रुप की तरह काम करेगा इस कार्बन के लिए, ये भी कैरल सेंटर है। बीच वाले की बात करें तो यहाँ पर भी क्या रहा है कि H आ रहा है, एक OH आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है
CH और CH3, जबकि इधर क्या था CH C2H5। पूरे को देखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे कुछ लोगों को दिक्कत आ रहा है अगर देखने में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडजेसेंट वाले को देखना है। इस कार्बन के बाद यहाँ पे H और OH तो है, टू डिफरेंट है ही। इधर क्या है CH C2H5, पूरे को देखना है। और इधर क्या है CH CH3, ये अलग ग्रुप है पूरा, और ये अलग ग्रुप है यहाँ पे। दैट मीन्स बीच वाला भी कार्बन क्या होगा, कायरल हो पाएगा यहाँ पे, और ये तो फिर रहेगा ही कायरल। इसमें जो C स्टार होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। कुछ लोगों का 2 आ रहा था, तो बीच वाला भी कायरल सेंटर होगा, और वो कैसे रहा था यहाँ पे है, तो इस पूरे को देखना था। इधर C2H का, इधर CH3 आ रहा है। इस एग्जाम्पल में बताओ, नीचे नंबरिंग कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, 9 10 11 12। तो 11 में कितना आ रहा है, सही है। कुछ लोगों का इसमें 3 भी आ रहा था, सही था। इस केस में चेक करना है यहाँ पे। इस केस में अगर चेक करोगे कितना कैरल सेंटर आ रहा है, बहुत ही आसानी से चेक कर पाओगे। यहाँ पे तो एक H है, सही है, सब लोगों का सही है उसमें। नहीं, देखना 11 में 1 है, दिखने में लग रहा है कि ये Cl है, बट यहाँ पे एक H है और ये Cl है, दो ही डिफरेंट मिल पा रहा है। इस कारण जैसे इधर यहाँ पे जाओगे फिर आगे सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करती, ये भी C डबल बॉन्ड हो, इधर भी है, इधर भी C डबल बॉन्ड है, इधर भी CH2, इधर भी CH2 है। ये पूरा दोनों ग्रुप जो आ रहा है वो सेम आ गया यहाँ पे, और ये दोनों अगर सेम आ गया तो C स्टार क्या हो जाएगा इसमें, 0। इस कार्बन के लिए 4 डिफरेंट नहीं मिल पा रहा है, H और Cl ही डिफरेंट है, ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम हो गया। दैट मीन्स वो कायरल सेंटर नहीं बन पाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे लास्ट वाले में सोच के बताओ, एक अच्छा एग्जांपल है। लास्ट वाले में तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग लास्ट वाले में क्या रहेगा। तो सबसे पहले जहाँ पे CH2 टाइप से दिख रहा है वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो पहले हम लोग इस कार्बन की बात कर लें। यहाँ पे क्या एक CH3 है और एक H है, तो दो डिफरेंट तो मिल गया, दो डिफरेंट और चाहिए। 12 का 2 आ रहा है, देख लेते हैं वहां पे। देख लोगे इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले, उसके बाद बताओगे। एक H और एक CH3। अब इधर जैसे आओगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH2। लेकिन इधर आ रहा है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, CH। एक ही H है यहाँ पे, इधर CH2, इधर CH। दैट मीन्स दो डिफरेंट ये हो गया, और H और CH3 तो डिफरेंट था ही यहाँ पे, HCH3 और ये CH2CH। दैट मीन्स ये कायरल सेंटर बन गया। और सिमिलरली ये भी क्या है, तुम्हारा कायरल सेंटर है ये, जैसे ऊपर में देख रहे थे उसी तरीके से ये भी होगा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये दोनों जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला कार्बन यहाँ पे, ये कायरल सेंटर है या नहीं है, या नीचे वाले किसी एक को चेक करके मैं बता रहा हूँ। इसको जब चेक करते हैं कायरल सेंटर, तो यहाँ पे तो एक H है, अंडरस्टूड है, एक H। ऊपर गए तो ऊपर क्या मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे, CH। इधर आए, इधर क्या मिल रहा है तुम्हें, CH2। और इधर जब आओगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम्हें, CH फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या होगा, एक H। इस कार्बन को चेक कर रहे हैं कि कायरल है या नहीं है। एक H, इसके इधर कनेक्टेड क्या आ रहा है, CH2। ऊपर गए तो CH, इधर आए तो यहाँ पे CH और एक CH3 नीचे आ रहा है। इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए भी 4 डिफरेंट मिल पा रहा है, एक H, एक CH2, एक CH और एक CH ये भी कायरल सेंटर है यहाँ पे। और सिमिलरली जो ऊपर वाला है, इसी तरीके से इस कार्बन को भी चेक करना था, ये भी एक कायरल सेंटर मिल पाएगा। यहाँ पे जो C स्टार होता है वो क्या हो जाएगा इस केस में, 4। तो करेक्ट आंसर क्या रहा था यहाँ पे, 4। आई होप अब क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कैसे चेक करना है इस केस में। एक लास्ट एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। Cl और Br, इसमें बताना है कि इसको 13 एग्जांपल मान लो, इसमें बताना है कायरल सेंटर कितना है। सोचो।
सब लोग बता सकते हैं यहाँ पे। नहीं, सोचना है आयुष इसमें। यहाँ पे इसमें तो आ गया 4, इसमें कितना आ रहा है वो बताना है यहाँ पे। सही है, प्रिया के सलोनी के सही आ रहे हैं। इसमें क्या रहेगा यहाँ पे? 0। सही है, और भी बाकी लोगों के भी आ रहे हैं, सब लोगों के सही है। इसमें सी स्टार क्या रहेगा? 0। कुछ लोग का 2 आ रहा है तो वो देख लोगे, 2 नहीं रहता यहाँ पे, वो क्या रहेगा? 0। ये दोनों जो एग्जाम्पल मैंने बताया था यहाँ पे है, ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर ClClO, इस काम अगर देखो तो यहाँ पे तो एक H है, एक Cl है, बट जैसे इधर आओगे तो यहाँ पे CH2 और इधर भी CH2, और दोनों सेम डिस्टेंस पे ये CHBr आ रहा है। यहाँ पे तो एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम, ये भी कोई पैरेलल सेंटर नहीं बन पाता, और सिमिलरली नीचे वाला भी कोई पैरेलल सेंटर नहीं है। इसमें C स्टार इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। ऑलरेडी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ, तो मैं दोबारा इसलिए लिया क्योंकि इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देखोगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये तुम लोग कैरल सेंटर चेक करना सीख रहे थे कि कैरल सेंटर कोई भी कंपाउंड हो तो नंबर ऑफ कैरल सेंटर कैसे चेक करेंगे वहां तुम लोग। नेक्स्ट है इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हम लोग नहीं अभी पढ़ रहे हैं, वहां पे हम लोग कैरल सेंटर चेक करें, कुछ इसमें टर्म होता है उसको क्लिक चेक करते हैं, तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअल में क्या होता है तो आगे आएगा। कर लिया होगा यहाँ तक नोट डाउन सब लोग? तुम बस एग्जांपल जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तुम लोग कॉपी करो, उसको आप ही चेक करना शुरू करना है कितना कैरल सेंटर आ रहा है। नेक्स्ट है इसमें प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला ये, अब यहाँ पे जो प्रोजेक्शन फार्मूला नाम दे रहा है, इसके नाम दे रहा हूँ मैं प्रोजेक्शन फार्मूला। अब एक्चुअल में यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं होता है, यहाँ पे होता है क्या है कि जो भी कंपाउंड्स है उसको कितने तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कि कोई भी कंपाउंड गिवन है उसको हम लोग 3D में या 2D में कितने तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसी का बोलते हैं लोग प्रोजेक्शन फार्मूला। तो जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक में उसको हम लोग 4 डिफरेंट तरीके से, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ना है, 4 डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो पहला रहा था इसमें यहाँ पे वेज डाइस, जो तुम लोग पहले पढ़े भी हैं, वेज डाइस, कुछ आइडिया है? वेज डाइस प्रोजेक्शन फार्मूला। सेकेंड है इसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला। और लास्ट में साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, HO साहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ये टोटल 4 प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे पढ़ना है। और एक प्रोजेक्शन फार्मूला और भी आता है जो कि हम लोग बायोमोलिकुल्स, जब ऑर्गेनिक में बायोमोलिकुल्स पढ़ रहे होंगे वहां पे आएगा। बायो में तो सब लोग बायोमोलिकुल्स पढ़ ही चुके होंगे। जो ऑर्गेनिक में बायोमोलिकुल्स आता है वो भी 12th के लास्ट में आएगा, एक चैप्टर बायोमोलिकुल्स, वहां पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को कितने तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है इसमें वेज डाइस, वेज डाइस प्रोजेक्शन फार्मूला। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग पहले देख रहे हैं, वेज डाइस प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इस केस में हम लोग पहले भी पढ़े थे, इसका मतलब अगर क्या रहा था यहाँ पे CA, यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ जाए इस केस में, R1 में ले लेता हूँ, R2, वेज डाइस नाम से क्लियर, एक वेज होगा और एक डाइस होगा। यहाँ पे ये R3 और एक ये R4। ये जो R4 आ रहा है यहाँ पे है, जो वेज पे दिखा रहे हैं, तो वेज का मीनिंग क्या होता है, मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वेज का मीनिंग क्या यहाँ पे है? एबव द प्लेन, एबव द प्लेन।
ये जो, क्योंकि ये sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन का ज्योमेट्री क्या रहता है, टेट्राहेड्रल। ये 3D फिगर है, और 3D फिगर है, इसको हम लोग 2D में नहीं दिखा सकते। इसका मतलब क्या है, एबव द प्लेन। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वेज। इस टाइप से और इसको लिख सकते हो। ये जो पार्ट आ रहा था यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, वेज पोजीशन। वेज, और इसका मीनिंग क्या होता है, एबव द प्लेन। और जो डाइस पोजीशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाइस तो नेम है, Below इसका the मीनिंग क्या हो, सही है, बिलो द प्लेन। अब जो नॉर्मल लाइन आ रहा है यहाँ पे, R1 R2 जो नॉर्मल लाइन है, इसका मीनिंग होता है इन द प्लेन। इसका मीनिंग क्या है दोनों का, इन द प्लेन, वो प्लेन में ही है यहाँ पे, इन द प्लेन। क्लियर होना चाहिए, जिस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप कनेक्टेड है, ये R1 R2, इस नॉर्मल लाइन पे जो ग्रुप है उसका मतलब क्या है, वो प्लेन में, जैसे कि बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोर्ड के प्लेन में ही होगा। अब ये जो R4 है वेज पे, इसका मतलब क्या, ये एबव द प्लेन है। और जो डाइस पे ग्रुप है R3, उसका मतलब वो कहाँ पे होगा, बिलो द प्लेन। इस टाइप से याद रखना है कि नॉर्मल लाइन वाला ग्रुप प्लेन में ही होगा, वेज पे जो है एबव द प्लेन, और जो डाइस पे है वो बिलो द प्लेन। आपको कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे, एक एग्जांपल से भी इसको समझें। अगर हम लोग यहाँ पे, जैसे कि कोई कंपाउंड हो CH3 CH OH CH COH, इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, CH3 CH OH COH का। आईपीएस नेम तो बता सकते हो, मैं कॉमन नेम बता देता हूँ। इस कंपाउंड का नेम क्या होता है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड। अब इस कंपाउंड को मुझे वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला में प्रोजेक्ट करना है, तो वो कैसे दिखाता है, यहाँ पे है। तो कार्बन तो जो कायरल सेंटर है यहाँ पे है, कायरल सेंटर बन रहा है यहाँ पे, एक CH3 है, एक H है, एक OH और एक COH है। 4 डिफरेंट ग्रुप मिल पा रहा है, दैट में एक वो कायरल सेंटर है वहाँ पे। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, COH CH3। तो जो जनरली हम लोग करते ये हैं कि जो कार्बन चेन होता है उसको हम लोग नॉर्मल लाइन पे रखते हैं, बट कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। किसी को भी हम लोग, किसी भी दो ग्रुप को नॉर्मल लाइन पे, और दो में से एक को वेज पे और एक को डैश पे। अब वेज और डैश को ऐसा नहीं कि वेज हमेशा नीचे रहेगा और डैश ऊपर है, कहीं भी किसी को दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो एक H आ गया, और एक यहाँ पे OH। इसको डार्क कर सकते हो, इसी टाइप से भी छोड़ सकते हो, वो सेम मीनिंग है वहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे, मैंने H और OH को डैश और वेज पे दिखाया है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वेज को भी ऊपर दिखा सकते थे डैश पे, और H को वेज पे। दैट मीन्स चारों ग्रुप में से किसी को भी कहीं पे दिखा सकते हैं। तरीका क्या है, दो नॉर्मल लाइन होना चाहिए, एक वेज और एक डैश होना चाहिए। ये लैक्टिक एसिड का वेज डैश रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। बट इन जनरल हम अपने सहूलियत के लिए जो कार्बन चेन है यहाँ पे, उसको नॉर्मल लाइन पे रख लेते हैं। तो जनरली जो कार्बन चेन है उसको नॉर्मल लाइन पे रखते हैं, और रिमेनिंग जो 2 ग्रुप है उसको वेज और डाइस पे। एक एग्जांपल और मैं वेज डाइस पे यहीं पे ले लेता हूँ। C डबल बॉन्ड OCH CH OH CH OH C डबल बॉन्ड OH। इसको नोट भी करो, और तुम लोग बताओगे इसमें कायरल सेंटर कितना आ रहा है। तो मैंने लास्ट एग्जांपल लिखा है अभी यहाँ पे, सोचो वहां पे। सही है, बिल्कुल 2 सही है, 2 रहेगा यहाँ पे क्लियरली। अब तो दिख रहा, मैंने इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, कब दिख रहा हो क्लियरली कि ये क्या आ रहा है, 2। अब यहाँ पे अब इस कंपाउंड का जो नेम होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट नेम होता है, इसको याद रखना है। COH CH OH CHOH और COHO, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। इसका नेम क्या है, टार्टेरिक एसिड। आईपीएस नेम तो रूल के अकॉर्डिंग बता पाओगे। अब इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है मुझे वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला में, तो वो कैसे प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसको प्रोजेक्ट करने के लिए जो 2 पैरल सेंटर आ रहा है उसको इस तरीके से ले लोगे यहाँ पे।
COH मैंने अभी क्या बताया था कि जो भी कार्बन चेन है उसको जनरली नॉर्मल लाइन पे रखते हैं हम लोग। बाकी एक ही कार्बन आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें H और OH को कहीं भी प्लेस कर सकते हो, वेज या डाइस पे। यहाँ पे आ रहा था, फिर एक है, यहाँ पे OH को रख लो, और यहाँ पे OH और OH को कहीं भी रख सकते हो, और नॉर्मल लाइन पे जनरली हम लोग कार्बन चेन को रखते हैं। इसी का टार्टेरिक एसिड का ये वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला आ रहा है यहाँ पे। वेज डैश में इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा पा रहे हैं यहाँ पे। एक ये कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ये कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक COH कनेक्टेड है, एक H कनेक्टेड है और एक OH। इस तरीके से इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर। तो क्लियर है, वेज डैश प्रोजेक्शन फार्मूला क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे। तो जो भी कायरल कार्बन है वहां पे दो नॉर्मल लाइन, यहाँ पे दो नॉर्मल लाइन आ रहा है, एक डाइस और एक वेज, और इसके लिए भी सेम दो नॉर्मल लाइन, एक वेज और एक डाइस। नेक्स्ट है इसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, नोट डाउन कर लो तुम लोग यहाँ तक पहले। तो वेज डाइस तो पहले से भी कुछ आइडिया था हम लोगों को, एक वेज होता है एक डाइस। अब फिशर एक बिल्कुल नया है, तो उसको देखना है यहाँ पर। कर ले, नोट कर ले यहाँ तक सब लोग। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। तो कोशिश करो कि प्रॉपर नोट्स यहाँ पर ही बनते चले जाए, फिर दोबारा से फिर अलग से फिर नोट्स बनाने की जरूरत ना हो। नेक्स्ट है इसमें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सेकेंड, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखने कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में इसमें क्या करते हैं। मेनली इसमें भी कायरल सेंटर एक तो रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस केस में, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और बीच का जो कार्बन होता है ये कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे। अब कोई भी ग्रुप मान लो, यहाँ पे ए ग्रुप हो, बी हो, डी ले लेते हैं, और यहाँ पे ई, क्योंकि ये जो कार्बन है वो तो सी रिप्रेजेंट कर ही रहा है वहाँ पे। कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, R1 R2 इस तरीके से भी। अब यहाँ पे सोचना ये था कि यहाँ पे जो प्लस सिंबल जैसा बन रहा था, एक वर्टिकल लाइन, इसको लोग क्या बोल रहे हैं इस केस में, ये क्या रहा है, वर्टिकल लाइन। देख लोगे ध्यान से यहाँ पे, ये क्या रहा है, वर्टिकल लाइन। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका मीनिंग होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या व्यूअर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। 3D में सोच रहे हैं यहाँ पे इसको, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp3 जो बीच वाला कायरल कार्बन है, और sp3 है तो 2D में तो दिखाई नहीं सकते, वो क्या रहेगा 3D। डेट हम लोग 3D में सोच रहे हैं यहाँ पे। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका 3D में मीनिंग क्या होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या व्यूअर। इसको अगर सेंटर जब सामने से देखोगे और इस कार्बन को देखोगे यहाँ पे, तो जो डी और ई है वो तुम्हें इस टाइप से लगेगा वो एक दूसरे से दूर जा रहा है वहां पे। तो मैं अगर कुछ बताने का कोशिश करूँ यहाँ पे है, इस टाइप से अगर देख पाओ तुम लोग वहां पे वीडियो में, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोग इस टाइप से देखोगे कि अगर इसको यहाँ पे फोकस करो दो पेन को, ये जो एक CH3 और एक CH3 एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिखेगा, और जब यही सामने देखोगे तो इसी को उल्टा कर दोगे तो ये सामने फिर दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा 3D में सोचना होता है इस चक्कर को, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द व्यूअर, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर। ये सामने आता हुआ दिखेगा, और जो डी और ई है वो दूर जाता हुआ दिखेगा।
अब इसको भी हम लोग कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, जो मैंने पीछे का एग्जांपल बताया था, एक नोट लिख लोगे, पहले उसके एग्जांपल पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। कि नोट जो है, इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला only one vertical line, in Fisher projection formula only one vertical line, but horizontal line may be more than one. तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट वर्टिकल लाइन हमेशा क्या रहेगा, फिशर प्रोजेक्शन में एक ही रहेगा। ये एक पॉइंट याद रखना है। किसी भी कंपाउंड को अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्टिकल लाइन हमेशा एक ही, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कंपाउंड कैसा है। एक मैंने पीछे का एग्जांपल बताया हुआ था, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो आ रहा था वो क्या था, CH3 CH OH COH। अब इसी कंपाउंड को अगर यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में प्रोजेक्ट करना हो तो वो कैसे दिखाएंगे। यहाँ भी एक जनरल सा कन्वेंशन ये है कि जो कार्बन चेन है उसको जनरली हम लोग वर्टिकल लाइन पर रखते हैं। यहाँ पर भी जो कार्बन चेन था उसको वर्टिकल लाइन पर रखेंगे, दैट मीन्स CH3, बाकी कोई स्पेसिफिक नहीं, किसी को भी चारों ग्रुप को ABCD ABD जो आ रहा था कहीं पे प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो CH3 COH, अब H और OH उसको भी कहीं पे प्लेस कर दो, ये H और OH। यहाँ पे क्या आ रहा था, ये एक ही कायरल कार्बन है तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। अब अगर दो कायरल कार्बन आ गया तो वहां पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने भी बताया हुआ था टार्टेरिक एसिड का। तो टार्टेरिक एसिड का स्ट्रक्चर पीछे ड्रॉ किया गया है, मैं डायरेक्टली उसी को फिशर प्रोजेक्शन में दिखा देता हूँ, इस वाले कंपाउंड को फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में। तो यहाँ पे दो कायरल सेंटर है, तो जितना कायरल सेंटर होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। क्लियर, ये पॉइंट नोट भी कर लोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितना ड्रॉ करेंगे हम लोग, जितना कायरल सेंटर होगा। तो कार्बन चेन को जनरली कहाँ पे रखेंगे हम लोग, वर्टिकल लाइन पे। तो COH C और कार्बन, अब H और OH था, यहाँ पे क्या था, H और OH को किसी साइड में दिखा सकते हो, कहीं पे दिखा सकते हो। सॉरी, आगे आना था, यहाँ पे H और OH। अब इस OH को इधर भी दिखा सकते हो, H को इधर दिखा सकते हो, कहीं भी दिखा सकते हो। वो जब आगे पढ़ेंगे तो उसका और इम्पोर्टेंस पता चल पाएगा कि OH इधर दिखाएंगे तो क्या होगा। बाकी अभी दिखाने के लिए वो कहीं भी दिखा सकते हैं, दोनों OH को इधर दिखा दो, दोनों H को इधर दिखा दो, किसी को भी कहीं पे। बट ध्यान ये रखना कि जो कार्बन चेन है उसको वर्टिकल लाइन पे प्लेस करना है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ये है कि जो पीछे मैंने लैक्टिक एसिड और टार्टेरिक एसिड को वेजेस में दिखाया था, उसी दोनों को मैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है। चलो ठीक है, बाकी दो प्रोजेक्शन फार्मूला और भी है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला और सॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी। चलो ठीक है, फिर वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको।